progress. स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। क्यूबरनेटिस आपका वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। और पहले मार्केट में जब कंटेनर था, तो कंटेनर के केस में क्या था कि आपको कंटेनर मैनुअल क्रिएट करना पड़ता था, ठीक है। कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी को आपको मैनुअल सेटअप करना पड़ता था। जैसे कि मान लो आपके पास एक नोड ये है आपके पास, और इस नोड में आपके दो कंटेनर चल रहे हैं, ठीक है। और कंटेनर पे ट्रैफिक कैसे मंगानी है वो आप लोड बैलेंसर अपना सेटअप कर रहे हो। ये नोड अगर आउटेज हो जाए तो आप दूसरी नोड क्रिएट कर रहे हो। फिर आप वहां पर कंटेनर की स्केल कर रहे हो। कंटेनर की नेटवर्किंग, हाई एबिलिटी, सब कुछ आपको मैनुअल करना पड़ता था। कंटेनर की ड्यूरेबिलिटी वगैरह सारी थी। फिर मार्केट में क्या हुआ कि वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल आया, और एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंटेनर को मैनुअल रन नहीं कर रहा है, ठीक है। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंटेनर को मैनुअल रन नहीं कर रहा, एक कंटेनर को मैनुअल स्केल नहीं कर रहा, एक कंटेनर के ट्रैफिक को मैनुअल हैंडल नहीं कर रहा। अब एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल को ऑर्डर देता है, और ये सारा काम मैनेजमेंट टूल कर रहा है, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल करता है। लाइक कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी, कंटेनर की स्केलेबिलिटी, कंटेनर का स्टोरेज मैनेजमेंट, कंटेनर का नेटवर्क, ट्रैफिक फ्लो, समझ आएंगे। तो मोटा मोटी समझना ये है कि पहले ये सब काम हम खुद करते थे। लाइक कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी कैसे करना है वो हम कर रहे हैं, कंटेनर की ड्यूरेबिलिटी हम कर रहे हैं, कंटेनर का स्टोरेज मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन आज हम ये सारा काम वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल को दे रहे हैं, और वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल अपने बिहाफ में सारा चीजों को ऑपरेट कर रहा है। सिंपल। अगर हम वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल की बात करें तो बहुत सारे वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि डॉकर कम्युनिटीज का डॉकर सॉर्म है, ठीक है। AWS का ECS है, आपने सुना होगा। EKS की बात नहीं कर रहा, सुना है ECS का ना? राइट, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। तो ये भी कंटेनर का मैनेजमेंट टूल है, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल है, जो AWS के थ्रू दिया गया है। बाद में फिर AWS वालों ने EKS भी मार्केट पे लाके दिया, क्योंकि लोग कुबरनेटिस ही चाहते थे मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, टेराफॉर्म भी है, ठीक है, डॉकर फॉर्म भी है, बट प्रोडक्शन पे जो नंबर वन पे है और जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कुबरनेटिस ही होता है, ठीक है। क्या होता है, क्यूबरनेटिस ही आपका होता है। अब बात करते हैं कि क्यूबरनेटिस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको इन्वायरमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा। तो इन्वायरमेंट आप खुद भी तैयार कर सकते हो, आप अपना मार्केट से मशीन परचेज करो, ठीक है। उन मशीनों में फिजिकल नेटवर्किंग करो और आपस में OS वगैरह डालो, और कुबरनेटिस कॉन्फ़िगर करके आप खुद भी लैब अपना पूरा क्लस्टर बना के उस पर भी आप परफॉर्म कर सकते हो। या फिर AWS पे आप VM बना के भी आप कर सकते हो। नहीं तो आजकल बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लस्टर आपको मिल जाते हैं, वहां से भी आप ये सारे लैब को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। हम सारे मेथड्स को देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लस्टर बता देता हूँ। तो आप गूगल पे जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा किलर कोडा, ठीक है। क्या लिखेंगे, किलर कोडा। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लस्टर मिल जाएगा, 2 नोड का क्लस्टर मिल जाएगा, जिसमें आप सारा एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन तक आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पे एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हो तो ये 60 सेकंड तक आपको सेशन मिलता है। जो सेशन आपको यहाँ पे मिलेगा वो 60 सेकंड तक मिलेगा, 60 सेकंड के बाद वो सेशन आपका रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मुझे मिल गया, लेकिन 60 सेकंड तक मैं यहाँ पर जो भी काम करूंगा 60 सेकंड तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये रीसेट हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका मेंबरशिप ले रखा है किलर कोडा का, ठीक है, मंथली मेंबरशिप होता है इसका, यही आपका 700-800 रुपए का। अगर आपने मेंबरशिप ले रखा है तो आपका जो सेशन है वो 4 घंटे तक वैलिड रहेगा, ठीक है। जैसे 120 मिनट्स के लिए मुझे अभी मिला है, और जैसे ये
10 मिनट्स के पहले मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, अपग्रेड कर सकता हूँ 2 आवर्स और के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, क्लिक टू एक्सटेंड एक्सपायरेशन बाई 1 आवर्स 1 0 15 मिनट। तो 4 घंटे के लिए मुझे मिल जाता, तो 4 घंटे में मैं पूरी क्लास भी पढ़ा लेता हूँ, मेरा सेशन कभी रीसेट नहीं होता। या फिर मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह कर रहा हूँ तो भी मेरा सेशन रीसेट नहीं होता, 3 4 घंटे का मेरा आराम से काम हो जाता है। तो अभी बिगनर लर्निंग के लिए आपसे फ्री सेशन यूज करें, 60 मिनट बहुत है। यहाँ पे आपको रेडी टू मूव क्लस्टर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जो भी कमांड आपको यहाँ पे परफॉर्म करना हो, कमांड क्या होगी, क्यूब सीटीएल होगी। क्या होगी, क्यूब सीटीएल। क्या होगी, क्यूब सीटीएल। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भी बताया भी था कि क्यूब सीटीएल क्या है। क्यूब सीटीएल एक प्रकार से कमांड लाइन यूटिलिटी टूल है। ठीक है, क्या है, कमांड लाइन यूटिलिटी टूल है जो आपको क्यूबरनेटिस क्लस्टर से इंटरेक्ट कराता है। ठीक है, कमांड लाइन यूटिलिटी टूल है। तो अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम को खोलूं, मान लो ये मेरा क्लस्टर है। ठीक है, ये मेरा क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर मेरे मल्टीपल नोड हैं। ठीक है, और ये क्लस्टर है। अगर मुझे क्लस्टर से इंटरेक्ट करना है, मान लो ये मेरे को कंपनी ने लैपटॉप असाइन किया है, मुझे अगर क्लस्टर से इंटरेक्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए, एक कमांड लाइन यूटिलिटी टूल चाहिए जिसका नाम क्या है, क्यूब सीटीएल। ठीक है, क्या है, क्यूब सीटीएल, ये मुझे चाहिए। तो क्यूब सीटीएल के अंदर क्या होता है, मैं अपने लैपटॉप से बैठकर कहीं पर भी बैठकर मैं क्यूब सीटीएल अगर मेरे पास है, कमांड लाइन यूटिलिटी टूल, तो मैं अपने क्लस्टर से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लस्टर से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो अब ऐसे तो आप सोचोगे यार हर कोई क्लस्टर से इंटरेक्ट कर लेगा जिसके बाद क्यूब सीटीएल है ना। नहीं, क्यूब सीटीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, क्यूब सीटीएल की अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे आपको ये चीज डिफाइन करना पड़ता है कि क्लस्टर का एड्रेस, क्लस्टर का यूजर नेम एंड क्लस्टर का पासवर्ड एंड क्लस्टर का सर्टिफिकेट, जो भी चीज है। ठीक है, तो क्यूब सीटीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगर आपने क्लस्टर का एड्रेस, क्लस्टर का यूजर नेम, क्लस्टर का पासवर्ड, लाइक ऑथेंटिकेशन आपने अगर डिफाइन किया है, तो ही आप क्यूब सीटीएल के थ्रू क्लस्टर से इंटरेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये समझ आई लाइन मैंने क्या बोला। तो अगर हम लोग क्यूब सीटीएल हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी लोडेड है। ठीक है, अगर क्यूब सीटीएल आपके पास नहीं होगा तो आप समझो क्यूब सीटीएल की कमांड आपकी नहीं चलेगी। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ, क्यूब सीटीएल इंस्टॉल। ठीक है, तो क्यूब सीटीएल आपको अगर कंपनी ने मान लो मैक का लैपटॉप दिया है, या उबंटू बेस्ड लैपटॉप आपको दिया है, या विंडोज बेस्ड लैपटॉप दिया है, तो आपको क्यूब सीटीएल पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। और क्यूब सीटीएल हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल क्यूब सीटीएल पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो क्यूब सीटीएल आपको मैक के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है एंड विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। देखो, विंडोज के लिए तो जस्ट फ्यू क्लिक करना है और क्यूब सीटीएल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मैं कहाँ पे बैठा हूँ, क्लस्टर के अंदर ही बैठा हूँ, मास्टर नोड में, और मेरे पास इसमें ऑलरेडी क्यूब सीटीएल इंस्टॉल है। अभी मैं आगे भी बताऊंगा क्यूब सीटीएल कैसे इंस्टॉल करते हैं। क्यूब सीटीएल जब इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पर आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर, आप होम डायरेक्टरी के अंदर आओगे, ls-la करो, तो यहाँ पर देखो एक डॉट क्यूब नाम का फोल्डर बन जाता है। यहीं पे हिडन फोल्डर होता है डॉट क्यूब नाम का, ये देखो। ठीक है, इस डॉट क्यूब नाम के फोल्डर के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग नाम की फाइल मिलेगी। क्या मिलेगी, और ये है क्यूब सीटीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अगर हम लोग वन बाई वन करके रीड करें तो यहाँ पर है क्या, देखो, ये है यूजर नेम क्लस्टर का, ये है क्लस्टर का यूजर नेम। ठीक है, और ये है एपीआई का एड्रेस। एपीआई मतलब क्लस्टर के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है जिसका नाम क्या है, क्यूब एपीआई सर्वर। ठीक है, क्लस्टर
से इंटरेक्ट करना है, फिर वो चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो या कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई अदर कंपोनेंट्स भी क्यों ना हो, अगर वो किसी अदर कंपोनेंट से बात भी करना चाहते हैं या हम एज एन कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हम क्लस्टर को कोई ऑर्डर देना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले किससे इंटरेक्ट होना पड़ेगा? एपीआई से। किससे होना पड़ेगा? एपीआई से। ठीक है। तो अगर हमारे लैपटॉप के, अगर हम हमें कंपनी ने लैपटॉप दिया है और बोला है कि आप अपने लैपटॉप पे इस क्लस्टर पे ऑपरेशन वर्क करना है, तो हमने जब क्यूबलेट इंस्टॉल किया है, तो क्यूबलेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाकर हमें बताना पड़ेगा कि कौन से क्लस्टर से इंटरेक्ट करना है हमें। जिस भी क्लस्टर से इंटरेक्ट करना है, उस क्लस्टर का एपीआई का एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना हो। ठीक है। अगर मान लो आपकी कंपनी में क्यूबलेट है, आपकी कंपनी ने बोला कि आपको 4 क्लस्टर हैंडल करना पड़ता है, 4 डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर, तो आप समझ लो आपको अपनी क्यूबलेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में 4 डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। वो कैसे करते हो आगे देखेंगे। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसी फाइल के अंदर बैठ के करते हैं। तो ये रहा यूजर नेम। ठीक है। ये रहा क्लस्टर का नाम। अभी क्लस्टर का नाम क्या है? क्यूबरनेटिस। ठीक है। ये रहा प्रोफाइल का नाम। और थोड़ा सा नीचे आए अगर हम लोग, ये क्या है? तो कह रहा है कि आपको जो यूजर दिया गया है, वो यूजर कौन है? क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब आप जब क्लस्टर से इंटरेक्ट करेंगे, तो यूजर कौन है? क्यूबरनेटिस एडमिन एडमिन नाम का यूजर है। कौन है? क्यूबरनेटिस एडमिन नाम का यूजर है। ये रहा। लेकिन पासवर्ड क्या है? पासवर्ड की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है टीएलएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन। क्या यूज हो रहा है? टीएलएस। और टीएलएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या चाहिए आपको? की चाहिए। क्या चाहिए? की चाहिए, सीएसआर चाहिए, और सीए सर्टिफिकेट चाहिए जिसने आपको साइन करके दिया है। तो ये क्या है? ये देखो क्या है? ये की है। ठीक है। ये क्या है? की है। और ये क्या है? सर्टिफिकेट है। क्या है? सर्टिफिकेट। सीएसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सीएसआर तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने की लिख दिया, और क्या लिख दिया? की लिख दिया और सर्टिफिकेट लिख दिया। ठीक है। और ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ देखें, तो ये क्या हो गया? की हो गई, ये नीचे वाली की हो गई, और ये सर्टिफिकेट हो गई। किसकी सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट इस यूजर की है। कौन सी यूजर की? क्यूबरनेटिस एडमिन यूजर की है। ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट को साइन किसने किया है? ये उस ये सर्टिफिकेट है। ये 3 चीज। तो यूजर नेम क्या हो गया? क्यूबरनेटिस एडमिन। यहाँ पर कोई पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पर टीएलएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन चल रहा है। टीएलएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन में आपको की चाहिए होता है, क्लाइंट की की और उसकी सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट को जिसने साइन किया है उस सीए का सर्टिफिकेट। ठीक है। तो तीनों चीज इस फाइल के अंदर मेंशन है, देख सकते हैं। बस। तो आप आप क्या करोगे? क्यूब सीटीएल, उसके बाद आप जो भी कमांड यहाँ पे पास करते हैं, क्यूब सीटीएल गेट नोड, तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट क्लस्टर के पास नहीं जाएगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपकी जाएगी कहाँ पर? आपकी क्यूबसीटीएल की कॉन्फ़िग फाइल पे। कहाँ जाएगी? क्यूबसीटीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ जाएगी? कॉन्फ़िग फाइल पे जाएगी। सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग फाइल पे जाएगी, और कॉन्फ़िग फाइल पे जाने के बाद वो चेक करता है कि भाई, अब मान लो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, अब फॉर एग्जांपल आपको कंपनी ने 4 क्लस्टर हैंडल करने को दिया है। ठीक है। तो आप अपनी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ना 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स बना के आप रखे होगे। लाइक प्रोफाइल नंबर 1 क्लस्टर 1, प्रोफाइल नंबर 2 क्लस्टर 2, प्रोफाइल नंबर 3 क्लस्टर 3, प्रोफाइल नंबर 4 क्लस्टर 4। ऐसे प्रोफाइल हम लोग जनरेट करके रखते हैं। अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको इस फाइल को और एक्सप्लोर करूं, तो अगर मैं कॉन्फ़िग फाइल पे चलूं, तो ये देखो इस तरीके से प्रोफाइल बनी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। आगे जाके हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। ये देखो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो ये हो गया देखो हमारा कॉन्टेक्स्ट 1। ऐसे हम 4 कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करके रखेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्लस्टर का नाम बता देते हैं, यूजर नेम बता देते हैं, और उसको एक प्रोफाइल नेम दे देते हैं। देखो ऐसे। तो यहाँ पे लिखा होगा क्लस्टर 1, और करंट कॉन्टेक्स्ट कौन सा फॉलो कर रहा है वो आप यहाँ लिखते हो। तो ऐसे 4 कॉन्टेक्स्ट आपको डिफाइन देखने को मिलेगा अगर आप 4 क्लस्टर को हैंडल कर रहे हो तो। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो अभी इतना बात नहीं करना है यहाँ पर। तो सिंपल सा है।
कि मैंने अगर यहाँ पर कमांड मारा, क्या मैंने यहाँ पर कमांड मारा kubectl get node, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट कहाँ जानी है? मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले जानी है कॉन्फ़िग फाइल को रीड करेगा। ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर देखेगा कि भाई करंट कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है। उस करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो क्लस्टर नेम आपने डिफाइन किया, उस नेम के अगेंस्ट कौन सा एपीआई सर्वर है। ठीक है, फिर कौन सा यूजर नेम है, कौन सा की है, कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सा उसे साइन करने वाला सीए सर्टिफिकेट, सब कुछ वैलिड होता है। तब आपका कनेक्शन बनता है एपीआई सर्वर के साथ। तब आपका कनेक्शन बनता है किसके साथ? एपीआई सर्वर के साथ। समझ आई? क्लियर है सभी को ना? तो अब मैंने यहाँ पर कमांड मारा kubectl। मैंने यहाँ पे कमांड परफॉर्म किया kubectl get pod pod। ये देखो, मुझे कुछ भी करना है तो मैं यहाँ पे कमांड मारूंगा, मेरे एपीआई के साथ कनेक्शन बनेगा। अब मान लो मेरे सिस्टम के अंदर अगर ये फाइल नहीं है, मेरे लैपटॉप के अंदर अब ये फाइल नहीं है, मान लो ये फाइल को मैंने उड़ा दिया, अब क्या करोगे आप? अब अगर मैं यहाँ पे कमांड मारता हूँ kubectl get node, अब देखो क्या आ गया। क्या आ गया? साफ साफ कह रहा है कि कुड नॉट गेट करंट एपीआई सर्वर, मतलब कह रहा है कि आपके पास वो कॉन्फ़िग फाइल है ही नहीं, और जिसमें एपीआई का एड्रेस लिखा होता है, तो उसने एरर दे दिया। ठीक है, नहीं वो तब भी एरर वही आएगा, क्योंकि देखो आप कोई भी वर्ड लिखते हो, ठीक है, वो सबसे पहले एपीआई के साथ कनेक्शन बनाता है। अगर मैं कोई डिफरेंट कमांड भी लिखता हूँ kubectl गेट पॉड, तब भी मेरे को वही एरर आता है। मैं कभी अगर पॉड बनाने के लिए बोलता हूँ टेक्स्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिक्स, तो भी वही एरर आने वाला है। ठीक है, तो जो kubectl की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट पड़ी होती है। क्यूबरनेटिस के अंदर अगर हम लोग आए एडमिन डॉट कॉन्फ, ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी एडमिन डॉट कॉन्फ। बट यहाँ पर किस केस में देखने को मिलेगी और किस केस में देखने को नहीं मिलेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तो देखो मैं क्लस्टर के अंदर बैठा हूँ, जब मैं क्लस्टर को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करता हूँ, अगर मैं क्लस्टर को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो जो क्यूब एडीएम यूटिलिटी टूल है जिससे मैं क्लस्टर को कॉन्फ़िगर करूंगा, वो मुझे फाइल बाय डिफॉल्ट बनाकर देता है, ये एडमिन डॉट कॉन फाइल, इस पर्टिकुलर पाथ पे। ठीक है, तो मैं तो अभी यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड रन कर सकता हूँ kubectl गेट नोड। ठीक है, मैंने बोला हाइफन हाइफन क्यूब कॉन्फिग, और मैं पाथ बता दिया ईटीसी के अंदर क्यूबरनेटिस के अंदर एडमिन डॉट कॉन। ये देखो कमांड चल गई है। क्यों चल गई? क्योंकि जब मैं कमांड रन कर रहा था kubectl गेट नोड, तो बाय डिफॉल्ट वो मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट क्यूब नाम के फोल्डर के अंदर जाकर कॉन्फ़िग फाइल को फाइंड कर रहा था, उसे नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हाइफन हाइफन कॉन्फ़िग करके मैंने पाथ डिफाइन कर दिया। क्या बोला क्यूबलेट को कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आप रीड कर लो। तो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जब वो रीड करा तो उसको सारी चीजें मिल गई। ठीक है, तो एज एन कंपनी में अगर हम लोग देखें, कंपनी में अगर आप क्यूबरनेटिस पे काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो कंपनी आपको क्या करेगी? अब डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है कंपनी के अंदर। मान लो अगर आप क्लस्टर को हैंडल कर रहे हो तो ये कॉन्फ़िग फाइल वगैरह मैनेजमेंट आपके हाथ में ही है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपका रोल डिफरेंट है, आपको कंपनी ने क्यूबरनेटिस पे हायर तो किया है, बट सर्टन काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट पे हायरिंग की है, जहां पर आपको क्लस्टर मैनेजमेंट का रोल नहीं दिया जा रहा। आपको बोला गया कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आप ये चार पांच ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे, जैसे नेटवर्क ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे, या डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट पे आप काम करेंगे, या स्टोरेज पे काम करेंगे, किसी में भी। तो सिर्फ अगर कंपनी ने आपको चार पांच ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए दिया, तो कभी भी वो पूरे क्लस्टर के ऊपर आपको एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो जनरली वो क्या करते हैं, वो आपके लिए एक अलग से कॉन्फ़िग फाइल जनरेट करके, और उसके अंदर जो यूजर नेम डिफाइन करेंगे, उस यूजर को उसी के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग परमिशंस देकर वो कॉन्फ़िग फाइल आपको बना के दे दी जाती है।
ठीक है, ये कॉन्फ़िग फाइल आपको बना के दी जाएगी। अब वो कॉन्फ़िग फाइल आपको बहुत संभाल के रखना होता है। मान लो अगर आप चाहते हो कि मैं कमांड अपने सिस्टम से बैठ के रन करूं, kubectl गेट नोड, kubectl गेट नोड, इस तरीके से, तो कॉन्फ़िग फाइल जो दी गई है आपको, वो आपको अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आकर, ठीक है, ऐसे mkdir डॉट होम डायरेक्टरी के अंदर आपको आना है। आपका जो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है या आपका मैक है, जो भी है, तो आपको ऐसे फोल्डर क्रिएट करना है डॉट क्यूब नाम का। ठीक है, अभी तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, और उसके अंदर जाकर आपको कॉन्फ़िग फाइल को रख देना है। उसके अंदर जाके आपको कॉन्फ़िग फाइल रख देना है। कैसे रखना है आपको? मान लो मेरी कॉन्फ़िग फाइल अभी कहाँ पे है, मान लो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन फाइल दी गई है, ये एडमिन डॉट कॉम, तो मैं इसको रखूंगा डॉट क्यूब के अंदर, अपनी होम डायरेक्टरी भी मेरा रूट, इसके अंदर कॉन्फ़िग नाम मतलब रीनेम करके रखूंगा। ठीक है, ऐसे रख लेना। तो आपको जो कॉन्फ़िग फाइल कंपनी में दी जाएगी, आपको इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से जब आप रख दोगे और फिर आप कमांड मारोगे kubectl गेट नोड, तो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी कॉन्फ़िग फाइल कहीं और पर है, मैं यहाँ नहीं रखना चाहता, तो फिर आपको कमांड हर बार इस तरीके से चलानी पड़ेगी, kubectl गेट नोड हाइफन हाइफन क्यूब कॉन्फ़िग, और पाथ आपको देनी पड़ेगी कहाँ पे आपने स्टोर करके रखा है। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ सर। एवरी यूजर, हर यूजर के पास होगी। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है। मान लो अगर मैंने कंपनी में ज्वाइन किया और मेरे को आपकी कंपनी ने हायर किया है, ठीक है, और मुझे बोला कि आप कुबरनेटिस के कुबरनेटिस के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चार ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, मतलब मुझे राइट्स दिया गया सिर्फ स्टोरेज पे, मॉनिटरिंग पे, और आपका नेटवर्किंग पे और अदर पे, और क्लस्टर कंपनी के अंदर ऑलरेडी चल रहा है और क्लस्टर मैनेजमेंट करने की टीम ऑलरेडी है वहां पर। तो मुझे क्लस्टर को एक्सेस करने का राइट्स ही नहीं है मैम, मैं क्लस्टर को ओपन भी नहीं कर सकता। मैं क्लस्टर के अंदर जाकर, वो डॉट क्यूब के अंदर जाकर वो कॉन्फ़िग फाइल नहीं देख सकता। इवन मैं ईटीसी के अंदर, वो ईटीसी कुबरनेटिस के अंदर जो एडमिन डॉट कॉम है, वो भी मैं नहीं देख सकता। मुझे राइट्स ही नहीं है क्लस्टर को लॉगिन करने का। अब मैं क्या करूंगा? राइट। तो अगर मेरे को क्लस्टर का राइट्स है तो ठीक है यार, मेरी कॉन्फ़िग फाइल अगर डिलीट हो जाती तो मैं ईटीसी कुबरनेटिस के अंदर एडमिन डॉट कॉम को लाकर वापस रिस्टोर कर सकता हूँ, बट मुझे राइट्स नहीं है क्लस्टर का। राइट, क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि वो मेरे को क्लस्टर पूरा दे दे। तो उन्होंने मुझे, मेरे लिए क्या किया है, अलग से कॉन्फ़िग फाइल मुझे बना के दिया है। लाइक मेरा नाम संजय है, तो उन्होंने संजय डॉट कॉन्फ नाम की कॉन्फ़िग फाइल उन्होंने खुद से जनरेट की है, और मेरे लिए एक अलग से यूजर बनाई है, मेरी सर्टिफिकेट अलग बनाई है, मेरा की अलग है। ठीक है, और एक कॉन्फ़िग फाइल मुझे बनाकर उन्होंने मुझे मेल की, और मुझे बोला है कि आप अपने लैपटॉप के अंदर क्यूबलेट इंस्टॉल करो, और ये कॉन्फ़िग फाइल आप रखो और यहां से आप ऑपरेट करो। तो अगर उस टाइम पर मेरे सिस्टम से कॉन्फ़िग फाइल डिलीट हो जाती है, तो मुझे वो मेल चेक करना पड़ेगा जहां पर उन्होंने मुझे दिया था। अगर वो मेल भी मेरे से डिलीट हो जाती है, तो इसका मतलब मेरे पास कॉन्फ़िग फाइल है ही नहीं, मैं क्लस्टर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस एक टिकट इरेज करना पड़ेगा क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर टीम को, जो मैनेजमेंट टीम होगी, अपने बॉस को सीसी में रख के, कि मेरी कॉन्फ़िग फाइल मेरे से बाई मिस्टेक डिलीट हो चुकी है, आप मुझे वापस कॉन्फ़िग फाइल प्रोवाइड करो। तब वो मुझे वापस कॉन्फ़िग फाइल प्रोवाइड करेंगे। अदर अगर अगर उनके पास मेरी कॉन्फ़िग फाइल पहले से है, तो मुझे वही दे देंगे, या फिर मेरे लिए नया जनरेट करके दे देंगे, ऐसा होता है। राइट, और अगर आप पूरा क्लस्टर हैंडल कर रहे हो, फुल राइट्स है, सब कुछ आपके हाथ में ही, आपने ही क्लस्टर सेटअप किया, आप ही मैनेजमेंट कर रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो क्लस्टर को लॉगिन करके नई कॉन्फ़िग फाइल फिर क्रिएट कर लोगे। क्लस्टर को लॉगिन करके आपके पास ईटीसी कुबरनेटिस के अंदर एडमिन डॉट कॉम पे आप वापस उसको ले लोगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक साइकिल इस तरीके से चलते हैं।
हाँ, जब हम लोग क्लस्टर बनाते हैं, जब हम लोग क्लस्टर बनाते हैं तो क्लस्टर को फर्स्ट टाइम एक्सेस करने के लिए एक डिफॉल्ट यूजर बनता है, कुबरनेटिस एडमिन, और उसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िग फाइल बनती है जिसका नाम है admin.conf, और उस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो यूजर डिफाइन है उसको अभी फुल राइट्स है, वो कुछ भी कर सकता है, वो ऑटोमेटिक बनता है। हाँ, अगर वो नहीं, वो इसीलिए ऑटोमेटिक बनता है क्योंकि क्लस्टर अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट यूजर तो बनेगा ही बनेगा ना, वो एज एन डिफॉल्ट कॉन्फ़िग फाइल के रूप में वर्क कर रहा है। जैसे अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता हूं तो मुझे लॉगिन करने के लिए डिफॉल्ट यूजर देता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर नाम का। अगर मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा हूं तो रूट नाम का डिफॉल्ट यूजर मुझे मिलता है, तो वो ये एज एन डिफॉल्ट यूजर है सर। क्यूब सीटीएल नहीं लोड करोगे तब भी वो admin.conf बनेगा ही बनेगा। हम्म, ठीक हो गया। तो जनरली कंपनी क्या करती है, इस तरीके से कॉन्फ़िग फाइल आपको बना के देगी, ठीक है। और अगर आपका विंडोज लैपटॉप है तो आप अपने विंडोज में भी क्यूबलेट इंस्टॉल करना होता है, और इस तरीके से कॉन्फ़िग फाइल अपने लैपटॉप में भी आप रख लेते हो, होम डायरेक्टरी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर। जैसे ये मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है, देखो डॉट क्यूब, ये देखो यहाँ कॉन्फ़िग फाइल पड़ी हुई है, ये देखो। बट ये कॉन्फ़िग फाइल, हाँ ये कॉन्फ़िग फाइल मेरी किसी और क्लस्टर की पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मेरा ये किलर कोडा क्लस्टर की कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे ला के मैं रख दूँ तो मैं अपने ही लैपटॉप से यहाँ से कमांड परफॉर्म करना स्टार्ट कर दूँ, यहाँ से क्यूब सी के मुझे क्लस्टर पे लॉगिन लेने की जरूरत भी नहीं है, पता है, यही से मैं सारा काम करना स्टार्ट कर। यहाँ पर एक चीज और मैटर करता है कि आप जहां से बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है, आपका लैपटॉप क्लस्टर से पिंग होना जरूरी है। तो कंपनी का काम होता है कि यार हमारा क्लस्टर जिस नेटवर्क में बैठा है, आपके लैपटॉप को जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है उसे अलाउ करना है नहीं करना। अगर आपको कंपनी ने वो प्रोफाइल दिया है तो डेफिनेटली कि आपकी कम्युनिकेशन इसके साथ हो ही रही होगी, पिंग पुंग जो नेटवर्किंग बेस है वो तो चल ही रहा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो मैंने कमांड मारा क्यूबसिटियल गेट फॉर्म। तो बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई क्यूबसिटियल क्या है। तो क्यूबसिटियल आपका कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कमांड लाइन यूटिलिटी टूल है जो आपके क्लस्टर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। अगर ये टूल नहीं है तो मैं क्या क्लस्टर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता? कर सकते हो सर, उसके भी नंबर ऑफ वे हैं। फिर आपको ग्राफिकल मेथड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जहां पर डैशबोर्ड आपको दिखता है, ठीक है, बट वहां पर भी कॉन्फ़िग फाइल चाहिए एक प्रकार से। तो वर्कफ्लो क्या बनता है, जब हम कमांड मारते हैं क्यूबसिटियल गेट कुछ भी की, तो आपकी क्यूबसिटियल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है आपके होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट कॉन्फ़िग नाम को, वहां से सारी इंफॉर्मेशन को गेट करता है और वहां पर जो भी क्लस्टर का एपीआई सर्वर होता है उसके साथ वो कनेक्शन बनाता है। तो अगर मैं अपना एपीआई सर्वर देखो, मेरा एपीआई सर्वर कहाँ चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कमांड मारूँ क्यूबसिटियल गेट नोड हाइफन ओ, क्यूबसिटियल गेट नोड हाइफन एन, क्यूब हाइफन सिस्टम, सॉरी गेट पॉड, ये, तो ये मेरा एपीआई सर्वर चल रहा है, ये रहा मेरा एपीआई सर्वर, ठीक है। इस एपीआई सर्वर का अगर मैं एड्रेस देखता हूँ, हाइफन ओ
फाइल। तो मेरे से एपीआई सर्वर का एड्रेस क्या है, आप देखो, ये मेरा एपीआई सर्वर का एड्रेस है। ठीक है, ये देखो, ये मेरा एपीआई सर्वर का एड्रेस है। और अगर मैं वापस से एक बार फिर से आपके सामने कॉन्फ़िग फाइल खोलूं, etc रूट के अंदर, क्यूब के अंदर कॉन्फ़िग, तो आप देख सकते हो वही आईपी है 1.2, और ये 6443 का एपीआई का पोर्ट नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं कमांड यहाँ पे रन करता हूँ, kubectl गेट पोर्ट हाइफन एन क्यूब सिस्टम, सॉरी, कोई भी कमांड यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, सबसे पहले मेरी जो रिक्वेस्ट है वो इसके पास जाती है। किसके पास जाती है? इसके पास जाती है, सबसे पहले इस रिक्वेस्ट इसके पास जाए। अब ये क्या करता है? ये सबसे पहले चेक करता है अथेंटिकेशन। क्या चेक करता है? अथेंटिकेशन। मतलब आप एपीआई से बात करने के लिए अथेंटिकेटेड हो या नहीं, सबसे पहले ये चीज चेक। ठीक है, तो अथेंटिकेशन मेथड, नंबर ऑफ अथेंटिकेशन मेथड होते हैं, जैसे यूजर टोकन बेस्ड अथेंटिकेशन, टीएलएस बेस्ड अथेंटिकेशन, यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड अथेंटिकेशन। कौन सा अथेंटिकेशन मेथड आप यूज कर रहे हो? ठीक है, तो एपीआई बताता है कि उससे इंटरेक्ट करने के लिए कौन सा अथेंटिकेशन मेथड उसे अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे अगर जाएं, तो यहाँ पे अगर आप चलते हो तो यहाँ पर आपको एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखने को मिल जाती है। आप इस पाथ पे आए और यहाँ पर मैं गया क्यूब एपीआई सर्वर, तो यहाँ पर आओ। तो यहाँ पे देखो, अथेंटिकेशन मेथड डिफाइन है, सर्टिफिकेट बेस्ड अथेंटिकेशन मेथड, की बेस्ड अथेंटिकेशन मेथड यहाँ पर अलाउ कर रहा है। देखो यहाँ पर टीएलएस सर्टिफिकेट अथेंटिकेशन मेथड दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो सारी चीज डिफाइन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? टीएलएस बेस्ड अथेंटिकेशन मेथड यहाँ पर अलाउ कर रहा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कमांड मारा, क्या, kubectl गेट नोड या kubectl गेट पॉड, तो सबसे पहले अथेंटिकेशन मेथड चेक करता है कि आप अथेंटिकेटेड हो या नहीं हो। क्या चेक करता है? आप अथेंटिकेटेड हो या नहीं हो। ठीक है, तो अथेंटिकेशन के लिए क्या करेगा? वापस से वो उसी फाइल को रीड करता है। कौन सी फाइल को? अगर हम लोग देखें, वीआईएम के अंदर, रूट के अंदर, डॉट क्यूब के अंदर, सॉरी, कॉन्फ़िग फाइल को यहाँ पर आके देखेगा यूजर कौन है। आपकी कॉन्फ़िग फाइल को पढ़ेगा तो उसे यूजर नेम मिल जाएगा यहाँ पर, ये यूजर है, ये यूजर है। फिर उसकी की को रीड करेगा, कौन सी? ये वाली की को रीड करेगा। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट देखेगा। उसके बाद उसे साइन किसने किया, उसे ये सर्टिफिकेट देखेगा। ये सारी चीजें अगर परफेक्ट हैं तो एपीआई से कनेक्शन बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। और ये सर्टिफिकेट रखी हुई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेट रखी हुई है। ईटीसी क्यूबरनेटिस के अंदर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर पीकेआई के अंदर आऊँ, तो यहाँ देखो सारी सर्टिफिकेट रखी हुई है। ये देख रहे हो, सारी सर्टिफिकेट यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, अगर ये सर्टिफिकेट भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा ना, तो उस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर सर्टिफिकेट जहाँ से कॉल हो रहा है वो भी कॉल होना बंद हो जाएगा, तो मुझे वो वहां से भी इंटरेक्शन नहीं बन पाएगी एपीआई के साथ। तो क्या चेक किया उसने? सबसे पहले अथेंटिकेशन चेक किया। क्या चेक किया? अथेंटिकेशन। ठीक है, और ये वैलिड होना चाहिए। तो कंपनी के अंदर क्या होता है पता है? ये जो सर्टिफिकेट दी गई है ना, की और सर्टिफिकेट, इस पे ना टाइम पीरियड लगा देते हैं कि हर 3 महीने के बाद ये सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि
अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो गया तो आप क्लस्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो ऑथेंटिकेशन मेथड के जो की आपको प्रोवाइड की गई है, सर्टिफिकेट दी गई, आपका एक्सपायर्ड हो चुका है। तो उस केस में फिर आपको ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर टीम होती है, जो क्लस्टर मैनेजमेंट की टीम होती है, वो आपके सर्टिफिकेट को रिन्यू करती है। ठीक है। तो उनका बेसिकली काम ही होता है कि टाइम टू टाइम सर्टिफिकेट को रिन्यू करते रहना, और क्लस्टर के अंदर जहां जहां सर्टिफिकेट को पास किया गया है वहां वहां पर भी जाके रिप्लेस करना होता है। ये सारी चीजें। अब ऑथेंटिकेशन मेथड चेक होने के बाद अगला काम क्या होता है? ऑथेंटिकेशन मेथड चेक होने के बाद अगला काम होता है एथोराइजेशन का। एथोराइजेशन मतलब कि ऑथेंटिकेट आप हो चुके हो पीए के साथ, अब चेक करता है कि आपको एथोराइज क्या क्या है, आपको परमिशन क्या क्या है। ठीक है। क्या क्या आप क्लस्टर के अंदर एक्टिविटीज कर सकते हो, क्या आप क्लस्टर के नोड को डिलीट कर सकते हो, या सिर्फ आप गेट कर सकते हो, क्या आप पॉड को डिलीट कर सकते हो, क्या सिर्फ आप पॉड बना सकते हो, क्या आप नेटवर्क बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो एथोराइजेशन चेक कर, आप क्या क्या काम करने के लिए एथोराइज हो। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद क्या करता है वो? ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद एथोराइजेशन चेक करता है। ठीक है। एथोराइजेशन के भी नंबर ऑफ मेथड होते हैं, नोड बेस्ड एथोराइजेशन है, या फिर आपका आर बैक एथोराइजेशन है, या ए बैक है, जो भी एथोराइजेशन मेथड है वो आपको चेक करना है। ठीक है। एथोराइजेशन होने के बाद अब क्या करता है? एथोराइजेशन हो जाने के बाद अब एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी और यहाँ पर होती है, एडमिशन कंट्रोल। जहां पर हमने डिफाइन कर दिया कि ठीक है भाई, आप ऑथेंटिकेटेड भी हो क्लस्टर के साथ, एथोराइज भी हो क्लस्टर के साथ, कि आप ये ऑब्जेक्ट को आप बना सकते हो। लेकिन एडमिशन कंट्रोलर में हम ये डिफाइन कर देते हैं कि आपको परमिशन किस किस टाइम पर है। जैसे मान लो एक यूजर है, जो मैंने उसको ऑथेंटिकेट भी कर रखा है, एथोराइज भी कर रखा है, लेकिन मैंने एडमिशन कंट्रोल के थ्रू थोड़ा सा उसकी परमिशन को मैनिपुलेट कर दिया कि आपको जो परमिशन है वो सिर्फ 9 to 5 है। मतलब आप सिर्फ वर्किंग आवर्स में कर सकते हो, 9 to 5। 5 के बाद आपके पास ऑथेंटिकेशन भी होने के बाद भी, एथोराइजेशन होने के बाद भी आप वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी और होती है यहाँ पर, जो इम्प्लीमेंट करते थे एडमिशन कंट्रोल, तो देन उसके बाद ये चीज भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? ऑथेंटिकेशन हुआ, ऑथराइजेशन हुआ, एडमिशन कंट्रोल हुआ। एडमिशन कंट्रोल ऑप्शनल है। ठीक है। आपको एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी चाहिए तो आप एडमिशन कंट्रोल को इंप्लीमेंट करो, अदरवाइज बाइकआउट करो। बट मोस्टली कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट होके रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए। इतना होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका स्कीमा वैलिडेशन टेस्टिंग। स्कीमा वैलिडेशन टेस्टिंग मतलब सिंटैक्स की टेस्टिंग, कि आपने जो कमांड परफॉर्म किया है उसका सिंटैक्स परफेक्ट है या नहीं। मान लो अगर सिंटेक्स बेस कोई एरर होगा, तो फिर आपको लास्ट में एरर आएगा कि आपका ये कमांड गलत है, सिंटेक्स गलत है, ये पैरामीटर गलत है, लाइक। तो ये 4 स्टेज चेक होते हैं कहाँ पर? एपीआई के पास जाकर। और ये चारों स्टेज चेक होने के बाद, पास होने के बाद, अब एपीआई आपकी रिक्वेस्ट को डेटाबेस के अंदर जाकर राइट करता है, डेटाबेस को दे देता है, डेटाबेस अपने अंदर जाके राइट कर लेता है। समझ आई? हाँ सर। हम्म। वो हम लोग यूजर को डिफाइन करते हैं ना, जो कौन सी फाइल के अंदर जो यूजर है ना, उसको पास करते हैं आरबैक, रोल बनाते हैं आरबैक के थ्रू, और फिर रोल बाइंड करते हैं। ठीक हो गया। चलो, तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ठीक है। अभी तक किसी को डाउट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? आई थिंक फ्लो समझ आ गया होगा, कैसे चलता है क्या नहीं चलता।
सभी को क्लियर हो गया फ्लो कि हम क्यूब सीटीआर रन करते हैं तो कैसे होता है कैसे नहीं होता? क्या क्या सीए सर्टिफिकेट? हाँ वो कंट्रोल प्लेन में। अभी वर्कर नोट पे गया ही नहीं हम, अभी कंट्रोल प्लेन में ही है अभी। एडमिशन एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी है, ऑप्शनल है, ठीक है। अभी हमारे क्लस्टर पे इम्प्लीमेंट नहीं है, तो अभी हमारा एडमिशन कंट्रोल यहाँ पर कोई भी चेक नहीं हो। ठीक हो गया? जब आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने जाते हो अपने क्लस्टर के अंदर तब आप, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। जैसे इन्होंने अपना सिलेबस तैयार किया, CKS सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी, तो वहां पर क्लस्टर के अंदर एडमिशन कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी के लिए। तो जस्ट मैंने आपको चीज बता दिया अभी, बट अभी हमारे अंदर कोई एडमिशन कंट्रोल नहीं है, अभी सिर्फ ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन चेक हो रहा है बस, और वैलिडेशन, स्कीमा वैलिडेशन। एडमिशन कंट्रोल अभी नहीं है हमारे पास। ठीक है। और वो ऑप्शनल पे आता है। जैसे आप कभी अपने सर्वर को एडवांस लेयर की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करते हैं ना, जैसे आप, वही है। तो अभी वो तो थर्ड पार्टी लाइक, तो समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल। ये बोलो। कोई डाउट है? चलो ड्रॉप करते हैं फिर, कल मिलते हैं। ओके, ओके, ओके।